कैमरा सब देखता है और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कैमरे में रोहतास में तुतला वाटरफॉल का जो रौद्र रूप कैद हुआ, उसे देखकर आपकी सांसें भी थम जाएंगी। 6 लोग पानी की तेज धार में फंस गए, जिसे रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर किसी तरह बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की ये भयावह तस्वीर हर किसी को डरा रही है। तेज लहरों के बीच रस्सी पकड़ा ये शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। एक एक पल मानो मौत के करीब ले जा रहा हो, लेकिन एक उम्मीद भी है कि जिंदगी की डोर के सहारे बीच मझधार से जरूर निकलेगा। बाबू, ये देखकर आपकी भी सांसें अटक जाएंगी और आपकी आंखें इस पर ही टिक जाएंगी। ये देखिए, रस्सी पकड़ा ये शख्स किस तरह से जदोजहद कर रहा है। पकड़ ढीली हुई तो लहरों में समाते देर नहीं लगेगी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इन्हें बाहर निकाल लिया गया। घंटों की मेहनत और वन विभाग के कर्मियों की सूझबूझ से लहरों में फंसे 6 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। वाटरफॉल का ये रौद्र रूप देखिए। पूरे वेग और गरज के साथ पानी अपनी गति में बह रहा है। तभी 6 लोग इसी तेज धार में समा जाते हैं और लहरों के साथ बहने लगते हैं। आसपास खड़े लोग इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी तुतला भवानी मंदिर कमेटी के लोगों की मदद से वन विभाग के कुछ कर्मी वहां पहुंचते हैं और रस्सी के सहारे उनका रेस्क्यू कर लिया जाता है। रेस्क्यू की ये भयावह तस्वीर रोहतास के तुतला वाटरफॉल की है। पानी का वेग इतना कि एक बार कोई इसकी चपेट में आ जाए तो इन गुस्साई लहरों में बहकर कहां तक जाएगा, अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। गनीमत रही कि लहरों के बीच में फंसे सभी लोगों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मौसमी झरने में पानी बढ़ने के साथ ही पर्यटक भी बढ़ने लगते हैं। खूबसूरत नजारे को कैद करना चाहते हैं, लेकिन सावधान, कई बार ये जान पर भी आ सकती है। रोहतास से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कैमरे में कैद हुई धनबाद की वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां 5 की संख्या में पहुंचे अपराधी बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप से 10 लाख की ज्वेलरी लूट लेते हैं। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। शाम के 6:49 हो रहे हैं। तभी 5 की संख्या में बेखौफ अपराधी गुंजन ज्वेलर्स में आ धमकते हैं। पिस्टल के दम पर ज्वेलरी शॉप में मौजूद अर्चित गोयल और गुंजन गोयल दोनों भाइयों को कब्जे में ले लेते हैं। दुकानदार अभी कुछ समझ पाते तब तक एक अपराधी उन पर बंदूक तान देता है। ये देखिए, अपराधी नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों नकाबपोश अपराधी ज्वेलरी शॉप के चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर देते हैं। पीली टी शर्ट पहना अपराधी काउंटर के ठीक सामने पहरेदारी करता है। एक अपराधी बैग में सारे कीमती गहनों को पैक करता है। गैंग में शामिल एक अपराधी काउंटर के अंदर घुसकर सारे पैसों पर हाथ साफ करता है। काउंटर पर खड़ा दुकानदार दहशत में है। अभी कुछ बोल पाता तभी एक अपराधी उस पर फायरिंग कर देता है, जिसके बाद वो घायल हो जाता है। उसे घायल देखते ही अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद जख्मी हालत में अर्चित को SNMMCH में भर्ती कराया जाता है। लूटपाट के वारदात की ये तस्वीरें धनबाद के धनसार चौक की हैं। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने पिस्टल के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में पुलिस के इकबाल पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। लोगों में आक्रोश है। सुना आपने, लोगों में गुस्सा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल तो यही है कि 2-2 थाने की पुलिस का खौफ क्या अपराधियों में नहीं है? ऐसी कार्यशैली से अपराध पर लगाम कैसे लगेगा? धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
और अब आपको एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, जहानाबाद में एक ऐसा स्कूल है जहां छात्रों से ज्यादा शिक्षकों की मौजूदगी होती है। यहां पढ़ाने वाले तो 4 हैं पर पढ़ने वाले सिर्फ 3 बच्चे हैं। अब इस कारनामे से शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर, प्रखंड हुलासगंज, जिला जहानाबाद। पीले पोस्टर को जरा गौर से देखिए। 1, 2, 3, 4 ये 4 शिक्षक हैं जो छात्रों का भविष्य गढ़ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, क्लासरूम में बैठे ये 3 बच्चे, यानी पढ़ाने वाले 4 और पढ़ने वाले 3। एक तरफ जहां बिहार के ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहीं जहानाबाद में एक स्कूल ऐसा भी है जहां छात्रों से ज्यादा शिक्षकों की मौजूदगी होती है। इस विद्यालय में 17 बच्चों का नामांकन है। होता है 5, कभी 3, 4, 5 आता है। पहले 8 भी होता था, 10 भी होता था, लेकिन घटते घटते अभी यही वर्तमान में यही है। कितने टीचर आप लोग हैं? हम लोग ऐसे 4 टीचर हैं, लेकिन एक प्रतिनियोजन में है और 3 हम लोग कार्यरत यहाँ हैं। सुना आपने, प्रिंसिपल का कहना है कि पहले 8 से 10 बच्चे आ जाते थे, अब वो भी नहीं आते हैं। ऐसे में टीचर आराम फरमाते हैं। कई बार वरीय पदाधिकारी भी स्कूल की जांच कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हैरानी तो तब होती है जिस विद्यालय पर सरकार हर महीने लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर रही है, वहाँ सिर्फ 3 बच्चे पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर गलती किसकी है। ये हाल तब है जब शिक्षा विभाग की ओर से वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिस विद्यालय के भवन नहीं है, छात्र छात्राएं नहीं हैं, उस विद्यालय को बगल के विद्यालय में समायोजित कर दिया जाए। इसके बावजूद भी पदाधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इस कारनामे से शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। जहानाबाद से न्यूज़ 18 के लिए राजीव रंजन विमल की ये रिपोर्ट। डांस के जरिए संस्कार और संस्कृति की झलक देखनी है तो गुजरात चलिए। यहाँ लड़कियां बांस के बल्ले के बीच कदम ताल करती नजर आएंगी। ये खूबसूरत तस्वीर को देखकर आप कहेंगे, वाह क्या बात है। पैरों में घुंघरू, घुंघरू की थाप, बांस के बल्ले के बीच कदम ताल करती ये लड़कियां। डांस के जरिए संस्कार और संस्कृति की झलक दिखाती ये तस्वीर गुजरात की है। गुजरात के तापी के अंबाज गांव के सरस्वती कन्या विद्यालय की ये छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ अन्य राज्यों की जीवन शैली भी सीख रही हैं और उसे खूबसूरती से पेश भी कर रही हैं। गुजरात में मिजोरम की झलक दिखाती इन लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान है। ये मुस्कान ही वो पहचान है जो बम्बू डांस के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कक्षा 9 से 12वीं की ये आदिवासी छात्राएं कई दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हैं। और अब न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जाकर इसे पेश भी करती हैं। ये सब आदिवासी गर्ल्स है, तो हमने सोचा कि और किसी राज्य का इनको नया कुछ सिखाते हैं, इसलिए हमने इनको मिजोरम का बाम्बू डांस सिखाया, जिससे इनको अच्छी तरह से अलग कल्चर के बारे में नॉलेज हो। हमारे अलावा और कौन से डांस कहाँ पे होते हैं वो इसके बारे में इनके जानकारी मिल सके, इसलिए हमने ये डांस इनको सिखाया है। मिजोरम का ये डांस इन दिनों गुजरात में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छात्राएं भी इस डांस को सीखकर काफी उत्साहित हैं और इन्हें इनके बेहतर प्रयास के लिए कई बार इनाम भी मिल चुका है। मेरे को यहाँ की संस्कृति मालूम ही है। जब ये नृत्य मिजोरम का है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब मिजोरम की बात करते हुए हमको बहुत अच्छी लगती है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
हमारे बाम्बू डांस में मेरा बाम्बू बजाने का काम करती हूँ। हमारे यहाँ बाम्बू लंबे सूखे और एक समान का यूज़ होता है। जब हमें दूसरे स्टेट में परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस खूबसूरत डांस की हर ओर सराहना हो रही है और हो भी क्यों ना, संस्कृति को सहेज कर रखना ही हमारा पहला दायित्व होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने लगा है। बाढ़ के विकराल रूप ने जिंदगी को किस सांसत में डाल दिया है, इसे समझना हो तो कैमरे की निगाह में भागलपुर से कैद हुई ये तस्वीर देखिए। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ रही है लोगों की परेशानी। बाढ़ के बहाव ने पहले घरों को अपने जद में लिया और अब तो गांव के गांव डूब रहे हैं। लोग अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं। पर इस जर्जर भवन को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ शरण लेने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। अब वहाँ रहने की कोई सूरत नहीं बची, सो गांव के लोग ऊंचाई पर आसरा पाने के लिए किला घाट स्थित पुराने बीएन कॉलेज में घुस गए हैं, जबकि ये भवन बीते कई सालों से डैमेज घोषित है। इसके नीचे वक्त गुजारना मौत को न्योता देने से कम नहीं, पर मजबूरी ऐसी कि मौत के साए में रहने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं दिखता। बच्चे, जवान, बूढ़े सब के सब बाढ़ की त्रासदी के मारे हैं। यहाँ जिंदा रहने की उम्मीद बची है, इसलिए हादसे की संभावनाओं की दरकिनार किया जा रहा है। सब जानते हैं कि यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। पर फिलहाल इसी जगह पर जान बची हुई है तो उसे बचाने के अलावा रास्ता ही क्या है। बेशक गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका है, पर जीने की उम्मीद कहां डूबती है। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे ये लोग भी उसी उम्मीद को थामे मौत के साए में गुजर बसर कर रहे हैं। दिलदारपुर, शंकरपुर और बिजली गांव के लोग बहुत से अपने मवेशियों के साथ डैमेज हो चुके पुराने बीएन कॉलेज एक ठिठकी हुई जिंदगी जीने को मजबूर है। प्रशासन ऐसी स्थिति से निपटने की कोई तैयारी नहीं रखता है और न ही उसकी दिलचस्पी इन लोगों को बाढ़ से बचाकर एक सुरक्षित आश्रय देने में है। सरकार के पास वादे तो हैं, इरादे तो हैं, पर वो दिखते नहीं। ऐसे में इस जर्जर भवन में रह रहे लोगों को फिलहाल इसी भ्रम में जीना होगा कि वो यहाँ सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और कैमरे ने अपनी नजर में 6 साल के एक बच्चे की हैरान कर देने वाली प्रतिभा को कैद किया। इस होनहार बालक को देखकर, इसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। संस्कृत के 1-2 नहीं बल्कि 400 श्लोक को कंठस्थ करने वाला आराध्य तिवारी जब इन श्लोकों का वाचन करना शुरू करता है तो लोग बस हैरत भरी निगाहों पर उसे देखते रह जाते हैं। जंतु विश्वातो जविधासो अपरिता मानो भद्रा क्रतवो जंतु विश्वातो जविधासो अपरिता स उद्भिदा देवानो यथा सदमिब्रीधे आसन्न प्रायुव। संस्कृत के श्लोक सुनाता ये बच्चा महज 6 साल का है। नाम है आराध्य तिवारी। आराध्य के जन्म से ही दोनों पैर नहीं हैं। इस छोटी सी उम्र में ही इनको 400 श्लोक सहित कई वेद याद हैं। क्षेतारो दिवे दिवे देवाडम भद्रा सुमद्रेजुयातां देवानां वंग्रातिरभिनो निवर्ततां देवानां वंसख्यमुपसे धीमा वयं देवा न आयुः प्रतिरंतो जीवासे। आराध्य जब संस्कृत में श्लोक का वाचन शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि काशी का कोई प्रकांड विद्वान मंत्रोच्चारण कर रहा हो।
ऐसा लगे भी क्यों ना, इसका नाता भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा है। 6 साल का ये मासूम बनारस का रहने वाला है। पिता भास्कर तिवारी गुजरात में प्राइवेट नौकरी करते हैं। माता आराधना देवी गृहिणी है। आराध्य अपने ननिहाल सीधी के फुलवारी गांव में रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारे घर का माहौल है, ऐसा पूजा पाठ वाला है, क्योंकि हमारे घर में सभी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इनके जो अध्ययन का कार्य है, स्वस्ति वाचन हुआ और गणेश वंदना जो भी हुआ, ये सब अपने नाना से सीखते हैं। ये नाना के पास बराबर लगे रहते हैं और नाना इनको बराबर सिखाते रहते हैं। जन्म जब उसका हुआ, उसके दोनों पैर विकलांग थे और उसकी दवाई वापी गुजरात में हुई। 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुए और पिछले वर्ष उसको कक्षा 1 में यहाँ प्रवेश मिला और इस वर्ष कक्षा 2 में है। उसकी अभिरुचि संस्कृत में बहुत अधिक है और वो भारतीय संस्कृति के संबंध में बहुत ज्ञान रखता है। आराध्य तिवारी को देखकर ये कहा जा सकता है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। और आज के दौर में जब माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे दौर में आराध्य सनातन धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के लिए अच्छा संदेश दे रहे हैं। हरीश द्विवेदी, सिद्धि, न्यूज़ 18। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसे सफल बनाने में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम हमेशा ही मुस्तैद रहती है। इस दौरान की गई कार्रवाई में टीम अक्सर अवैध शराब जब्त करती रहती है। शराब की उसी जब्त खेप पर जेसीबी चलाकर उसे नष्ट किया गया, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई। शराब की हजारों बोतल पर भारी भरकम जेसीबी मशीन अपना कहर बरपा रही है। ये जेसीबी सिर्फ शराब की बोतल पर ही नहीं, बल्कि उसके अवैध धंधेबाजों के मंसूबों पर भी चल रही है। इस तस्वीर को देखकर शराब के धंधेबाजों की छाती पर सांप लौट रहा होगा। इन बोतलों की तरह उनके इरादे भी चकनाचूर हो रहे होंगे। वो सोचते होंगे कि जिस शराब को बिहार की सीमा में घुसाने के लिए वो इतना रिस्क लेते हैं, नित नई युक्तियां लगाते हैं, उसे जब्त करने वाली टीम उसका क्या हाल करती है। संदेश स्पष्ट है कि सरकार शराब के खराब प्रभाव को कुचल देने के लिए प्रतिबद्ध है। तस्वीरें गोपालगंज के सबया हवाई अड्डे की हैं, जहां मजिस्ट्रेट की निगरानी में 9000 से ज्यादा शराब की बोतलों पर जेसीबी दौड़ा दी गई। इस कार्रवाई में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब को नष्ट किया गया है। इस महीने हथुआ अनुमंडल के 8 थानों में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया था और भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी। देखिए, शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस का जो अभियान है वो हर स्तर पर चल रहा है। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए हैं और बहुत इसी माह लगता है कि 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और जो शराब पकड़ी जा रही है उसको यथाशीघ्र एक्ट में ही लिखा हुआ है कि उसको तुरंत विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई जाए, ताकि थानों में जो जगह है अनावश्यक रूप से ना घिरी रहे और इसके साथ ही साथ कोई शराब का दुरुपयोग भी ना करे। प्रदेश में शराबबंदी के दौरान लगातार छापेमारी और कार्रवाई होती रहती है। जिन इलाकों में तस्करों के ज्यादा एक्टिव होने का इनपुट मिलता है, वहां विशेष अभियान चलाकर धंधेबाजों को दबोचा जाता है। इस क्रम में शराब की खेप भी पुलिस के हाथ लगती है। शराबबंदी एक्ट के तहत जब्त किए गए इस खेप को जल्द से जल्द नष्ट करने का प्रावधान है, ताकि थानों की जगह अनावश्यक तरीके से घिरी न रहे। गोपालगंज में शराब नष्ट करने की ये तस्वीरें उसी कार्रवाई की एक वानगी है। शराब को नष्ट करने के बाद बोतलों को गड्ढा खोदकर उसमें जमींदोज कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।
और गुस्सा सिर्फ इंसान का ही नहीं बल्कि जानवर का भी सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में आग बबूला होने वाला इंसान तो बाद में पछताता ही है, लेकिन कभी कभी अपना आपा खो देने वाले जानवर को भी इस गुस्से की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो इस सवाल का जवाब कैमरे ने अपनी नजर में कैद कर लिया है। क्रोध तपन का वो रास्ता है जिसे जीव खुद निर्मित करता है। गहरे गड्ढे में फंसा ये सांड उसी गुस्से की चपेट में आकर इस हाल में पहुंच गया है। इस गड्ढे में गिरने से पहले ये सांड अपना आपा खोकर दूसरे प्रतिद्वंदी सांड से लड़ रहा था। लड़ाई इतनी भीषण थी कि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं हुआ। चुनौती के मैदान पर शक्ति का परीक्षण हो रहा था। आपस में लड़ रहे दो सांड इस भिड़ंत में अपना होश व हवास खो चुके थे। दोपहर का वक्त था। जाने किस बात पर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के करीब बन रहे तिलौथ पुल के पास दो सांड आपस में भिड़ गए और लड़ते लड़ते इन्हीं में से एक सांड पुल के एवेटमेंट वाले हिस्से में जा गिरा। लड़ाई इतनी भयानक थी कि उसके बेग ने इस सांड को जमीन से सीधा पाताल के दर्शन करा दिए। प्रतिद्वंदी पर अपनी धाक जमाने की धुन में ये सांड इतना बेखबर हो गया कि आसपास का कुछ होश ही नहीं रहा। इसी आवेश में अचानक इसका संतुलन बिगड़ा और चारों ओर से सरिया से खड़ी रेलिंग को फांदते हुए ये सांड निर्माणाधीन तिलौथ पुल के खोदे गए गड्ढे में जा गिरा। सांड को गड्ढे में गिरा देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इसे बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर चर्चाएं होने लगी। गहरा गड्ढा और उसके चारों ओर से सरिया होने के कारण भारी भरकम सांड को सुरक्षित निकाल पाना कहीं से आसान नहीं दिख रहा था। लेकिन लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर ने काफी सोच विचार के बाद सांड के रेस्क्यू का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ताकतवर और वजनी सांड को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए क्रेन को उपयोग में लाने की योजना बनी और विभाग के मजदूरों ने गड्ढे में उतरकर सांड को क्रेन से लिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। सांड का गुस्सा तो तभी काफूर हो गया जब वो गड्ढे में गिरा। लिहाजा उसे बचाने आए दो मजदूर जब उसे लिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसे एहसास हो गया था कि गड्ढे में उतरे लोग उसे बचाने आए हैं। वो चुपचाप इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल का साथ देता रहा। सांड को क्रेन से अटैच करने के बाद उसे धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। हवा में गोल गोल घूमता ये सांड शांत आंखों से अपने जीवन का सबसे रोमांचित कर देने वाला क्षण बटोर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों की आंखों में कौतूहल तैर रहा था। आखिरकार क्रेन ऑपरेशन ने उसे सावधानी से लिफ्ट करते हुए सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। के बीच में काफी झगड़ा, उनके आपस में बीच में झगड़ा हो रहा था। यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। काफी प्रयास किया गया ताकि उनका झगड़ा मतलब वो आपस में लड़े ना, तो वो लड़ते लड़ते मतलब जान माल का नुकसान होने का खतरा था। और लोकलाइज वालों ने भी बहुत कोशिश की कि वो आपस में उनका झगड़ा मतलब शांत हो जाए। उनका झगड़ा शांत नहीं होते और उनकी झगड़े के कारण वो नीचे यहाँ पुल पे गिर गया और सकुशल हमारे द्वारा उसको बाहर निकाल दिया। जानवर और इंसान के बीच के सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंसान हंस सकते हैं लेकिन जानवर नहीं। हाँ, वो खुश जरूर होते हैं। अपनी जान को वापस पाकर ये सांड भी बहुत खुश होगा। न्यूज 18 के लिए बलवीर परमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।